नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा सन्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर एक बार नज़र डालेंगे कि क्या शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे नंबर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर कौन से, संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो प्राकृत से संख्याएं हैं, जब से प्रकृति के शुरुआत की संख्याएं जो हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, जिसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है। होल नंबर पूर्ण संख्या। होल मतलब सभी, पूर्ण मतलब सभी संख्याएं। सभी मतलब में कौन सी आएंगी? माइनस वो जीरो से लेकर आगे की संख्याएं जो है वो होल नंबर होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। यदि हम शून्य को उठाकर प्राकृत संख्याओं के थैले में रख दें तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इसे W से दर्शाया जाता है। तो इसका सिंबल क्या है पूर्ण संख्याओं का? W। इंटीजर्स पूर्णांक, इसको Z से हम डिनोट करते हैं। जब हम अनेक ऋणात्मक पूर्णांकों को थैले में डाल देते हैं तो यह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। कौन सी? मतलब जीरो और पॉजिटिव जो प्लस वाली थी वो तो पहले से थी ही, होल नंबर वाली संख्या है। जब इसमें अलग से निगेटिव वाली भी संख्याएं डाल देते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, तब वो पूर्णांक बन जाती हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम Z से डिनोट करते हैं। जिसमें कैसे होंगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करके जो संख्याएं हैं वो इंटीजर कहलाती हैं। प्राइम नंबर जो संख्याएं स्वयं से या एक से कटे विभाजित हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे प्राइम छोटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 15 नहीं होगा क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। जो किसी से ना कटे, सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे। अगला देखते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा गई हो वो परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे 5, 2/3/2, 4/5। 5 परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? 5/1। ऐसे 4 है, हाँ 4, 4/1। ये हो गई परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? √2, 3, √5, √2, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें पाई का भी मान आता है। ठीक है, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें आपको बताते हैं सिंपलीफिकेशन के लिए जब सॉल्व करते हैं उसके बेसिक मेथड, जैसे जो कक्षा 8, 7, 8 में आपने पढ़े। सबसे पहला मेथड आएगा उसमें भिन्न। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कौन कौन सा आते हैं? जैसे पहला क्या होगा? हर समान हो जब, डिनोमिनेटर। इक्वल हो तब कैसे? जैसे 5/3 और 7/3। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? हर समान है इसलिए इसको सिर्फ एक बार लिख देंगे और इसको डायरेक्ट 5/7 लिख देंगे। 7 5 12/3। 12/3 इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम जब भी फ्रैक्शन में P/Q में लिखेंगे तो हमेशा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अभाज्य नंबर, प्राइम संख्या में ऊपर नीचे नंबर होने चाहिए, कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ना हो। 3 × 1 = 3, 3 × 12, ये 4/1 या 4 हो गया। इसका हल हो गया। दूसरा टाइप कौन सा है? जब हर समान ना हो तब। तब कैसे? 5/3, 7/6, जैसे ये लिखा है। अब हर समान नहीं है इसके, तो इसके दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है? एलसीएम के माध्यम से हम जो इसका हर है डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 3 × 1 = 3 दूना 6, इसका 6 एलसीएम हो गया। 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 3 से इसको भाग करेंगे,
3 टू जा 6 दो बार जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे, फिर बीच में प्लस का लगा है प्लस का लगाएंगे, माइनस का लगा होता था यहाँ पे माइनस लगाते, 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 6 को 6 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 दूना 10 और 7/6, 17/6, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका अब क्या है, इसको एलसीएम लेने से बजाय अगर आप एलसीएम लेने में गड़बड़ी कर दें तो कई बार गलत हो जाता है, जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक और तरीका है कि हम इनके हर समान कर लें, जैसे इधर 6 है इधर 3 है, तो क्या करें, इसको हम समान कर लें। 3 टू जा 6 होता है, और ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे, दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7/6, क्या हो गया। अब देखिए हर समान हो गए, जैसे हर समान हो गए हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे 10 + 7 17/6, ये इसका आंसर आ गया। अब जब दूसरा टाइप कोई है, जैसे 17/5 और 19/3, अब देखिए एक तरीका है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम, उसके एलसीएम से फिर 17, फिर उसके बाद 5 को भाग करके जो है उसके मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस का निशान 19 मल्टीप्लाई बटे फिर एलसीएम को 3 से करके उससे लिख के आंसर ले लें। दूसरा तरीका है, इसके हर समान कर ले, इधर 3 है इधर 5 है, अगर इधर 3 की कमी है तो इधर 3 ले आए इधर 5 ले आए, दोनों का बराबर हो जाएगा। दोनों का या ऐसा देख लीजिए, दोनों की कॉमन टेबल क्या है, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। तो अगर 15 3 के भी टेबल में आता है 5 के भी टेबल में आता है, तो दोनों का कॉमन छोटा सा जो मल्टीपल हो वो हम ले आते हैं। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे नीचे, और जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, इधर 3 से कर देंगे और ऊपर भी 3 से कर देंगे। 17 तियां 51, 5 तियां 15 प्लस 19 पंचे 95, 5 तियां 15, नीचे 15 हो गया, यहाँ 51 प्लस, जब हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 5 1 6 9 5 14/15। अब क्या ये 3 से मल्टीपल है इसका, क्योंकि 5 से नहीं होगा, 5 से ये है, इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं होगा। हम 3 से चेक कर लेते हैं, कैसे, 6 4 10 11, अगर इन संख्याओं का जोड़ 3 से डिविजिबल होता तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होती, तो फिर नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से फ्रैक्शन के आपको हर प्रकार के एक, इसमें से जो हर समान है उसके 2 एग्जांपल लीजिए, जिनके हर समान नहीं है उनके कम से कम 5 क्वेश्चन अपने आप लिखिए और उनके सॉल्व करिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करनी है। अगर कैलकुलेशन अगर आपकी गड़बड़ है तो क्वेश्चन आपको चाहे जितना आता हो आप गड़बड़ कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक, जिसे एलसीएफ लेने में बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं बच्चे। एलसीएम जैसे 16 और 24 का एलसीएम लेना है, 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे इसको लिख लो 16 24, आज 16 है 8 का, और 2 1 2 दूना, कैसे किया, डिविजिबिलिटी रूल से किया, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल है, जो इसमें डिविजिबल है 1 है, 1 कर लो, बाकी दूसरा नहीं है तो उसको साथ में ऐसे लिख लेते हैं। फिर 2 चक्कू कट जा रहा है 2 छंग, फिर 2 से कटेगा 2 दूना और 2 तीन। अभी देखिए 2 कट रहा है 3 नहीं कट रहा है, तो 2 काटेंगे और 3 वैसे लिख लेंगे, 3 अगली बार ले लेंगे। कितना आया, 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16, 16 48, इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, हम इसके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे, एक तरफ ऐसे 16 लिखिए, एक तरफ ऐसे 24 लिखिए। आपको पता है 16 को क्या लिखना है, 4 चक्कू 16, 24 को 4 छंग 24। अब 2 2 को 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, ऐसे 2 दूना 4 गुणे 2 और गुणे 3, नीचे एलसीएम ले लेंगे, जो कॉमन है वो एक बार लिख लेंगे, ये भी कॉमन है 2 हो गया, ये भी कॉमन है, जो नहीं है उसको 1 1 है दोनों में लिख लेंगे। ऐसे एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो एक बार, बाकी जो बचा है वो सब लिख लो। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 48। 48 क्या है,
वो नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आएगा। दोनों छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आए, 24 दूना 48, 16 3 48। जब आपको एलसीएम आ जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 16 की भी टेबल में हो और 24 की टेबल में है। 16 की टेबल पढ़िए, 24 की टेबल पढ़िए, दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर आ जाए वो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसी का? जो दोनों में कॉमन है, दो कॉमन है तो लिख लेंगे, दो कॉमन है दो लिख लेंगे, दो कॉमन है दो लिख लेंगे, और दो कॉमन है तीन नहीं है, तो इसका एचसीएफ दूना 4 दूना 8। 8 क्या है? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों से डिविजिबल, 8 दूनी 16 और 8 × 24। ठीक है, इस प्रकार से इसका एलसीएम और एलसीएम आ गया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और लेते हैं 48 और 32 लेते हैं का एलसीएम। कैसे निकालेंगे? 48 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू, 2 एकन 2 16। कैसे? 2 दूना 4, 2 चक्कू, इसमें 2 कट रहा है, लास्ट में 2 है सम संख्या इसलिए 2 से कटेगा, तो 2 एकन 2, एक कैरी बचा, ये 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकन 2 दूना और 2 अट्ठे, 2 छंग 12, 2 चक्कू, 2 तिहाई 2 दूना, और कैसे हो गया? ऐसे कर लो, छोटा छोटा तोड़ो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 4 चक्कू 16, 16 और गुड़े 6, 16 छक्का 96। आपको कितने तक? 25 तक टेबल आने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर, वर्ग, और 1 से लेकर 20 तक, 20 तक नहीं तो कम से कम 10 तक क्यूब आना चाहिए, घन। ठीक है, इस प्रकार से इसका एलसीएम हो गया। अब जल्दी में आपको वर्गमूल और वर्ग लिख देते हैं। एक तरफ वर्ग और दूसरी तरफ वर्ग मूल। वर्ग और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है पावर 2 और वर्गमूल का मतलब है पावर आधी। आधी मतलब उसका वर्गमूल हो गया 1/2 पावर। जैसे 2 का वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 बार कोई संख्या, किसी का वर्ग है तो वो स्वयं 2 बार लिखी जाएगी मल्टीप्लाई में। 2 का स्क्वायर 4, और 2 का 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 बराबर 9। ये सब कॉपी में नोट करना है आपको, अब सब याद भी करना है। 4 गुणे 4 गुणे 16, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 25, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 बराबर 49, 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 64, 9 का स्क्वायर 9 गुणे 81, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 इज इक्वल टू 100। ये 100 हो गया। अब पहले वर्ग लिख लेते हैं, फिर वर्गमूल समझाते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, और 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, और 19 का 361, 20 का 400। ये 400 हो गया। ये हो गया वर्ग हो गया। अब वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल का मतलब हो गया कि उसकी पावर रूट में हो गई। 100, ये 4 है, 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। कैसे? 9, 3 की पावर वर्गमूल 1/2, और इधर
इसको क्या लिख सकते हैं, 3/√3। इस प्रकार से 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7 और 8 का 64, 8 हो गया, 81 का 9 और 100 का 10। इस प्रकार से ये वर्गमूल हो गए। अब आगे चलते हैं घन, एक बार घनमूल भी देख लीजिए। घन और घनमूल, घन का मतलब कोई किसी नंबर की संख्या 3, 3 मतलब जो 2 बार हो रहा था वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा स्वयं से, ठीक है। 2 की पावर घन, दो की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, 2 की पावर 3 8, और फिर 3 की पावर 3, 3 गुणे 3 गुणे 27, 4 की पावर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4 64, 5 की पावर 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 6 की पावर 6 गुणे 6 216, 7 की पावर 3, 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। 8 की पावर 3, 8 गुणे 8 गुणे 8 64 अठी 512, और 9 की पावर 3, 9 गुणे 9 गुणे 9 729, फिर 10 की पावर 3, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000, ठीक है। ये हो गया घन 2 की पावर 3। अब अगर घन मूल लिखना है तो किससे लिखेंगे, ऐसे ये घनमूल हो गया, मतलब 27 का घनमूल क्या होगा, ऐसे 3 लिखेंगे, आगे 3 हो गया। 64, 64 का मतलब 4, मतलब इसका मतलब हो गया 4 की पावर 64 की पावर 1/3। अब जब 64 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, ये 3 3 कट गया तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। इस हिसाब से घन का मतलब, घनमूल का मतलब क्या हो गया, √3, 125 का क्या होगा एक घनमूल, 5, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको कम से कम सारे नंबर याद होने चाहिए, 20 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब। अब आगे सिंप्लीफिकेशन के करेंगे क्वेश्चन, जो कि आगे बताएंगे। थैंक यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये इधर x पद है, इधर x पद है, तो x को एक साथ ले आएंगे, जो बिना x के उनको एक साथ ले आएंगे। अब देखो 3x माइनस का 4x, इधर का प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, इधर 12 प्लस का है, ये 5 इधर प्लस का है, लेकिन जब ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4x में से एक माइनस x चला गया, अब देखिए जैसे माइनस प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होगा। लेकिन जब संख्याओं की बात आई, जैसे मान लिया यहाँ पर आया है कि -5 प्लस का 4, कि क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस हो गया तो मतलब 5 में से 4 घट गया, 1 बचा, लेकिन साइन किसका रहेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका साइन रहेगा हमेशा। अब देखिए जो उसका वर्चस्व रहता है किसका, जिसके पास वैल्यू जिसकी बड़ी है, पैसा ज्यादा है, तो ये -5 है तो 5 बड़ा है, तो इसलिए ये माइनस का 1 हो गया, क्यों, क्योंकि नंबर 5 बड़ा था, इसके साथ जो साइन था माइनस का वो साथ में आ गया, -1 हो गया। अगर ये लिखा है कहीं पर, जैसे कि ये 5 और -4, ये 5 और -4 ऐसे लिखते कि 5 -4, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस मतलब 5 में से 1 4 गया, 1 बचा, लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्यों, 5 बड़ा है, जबकि 5 प्लस है तो इधर लिखेंगे कुछ नहीं, इसका मतलब 5 हो गया। इस प्रकार से जैसे आप कोई वैल्यू लिखिए, -16 +20 -25 और -5 प्लस का 10। अब कैसे इसको जोड़ना है,
पहले ऐसा करो, माइनस माइनस जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस होता है, -16 -25 कितना हो गया, 41 हो गया। माइनस का माइनस साथ में रहेगा, साइन हमेशा साथ में रहेगा। 20 प्लस का है, प्लस का 10 है। अभी ये 5 छूट गया माइनस का, तो ये 5 ऐसे लिख लो। 20 प्लस और 10 प्लस, प्लस का 30 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस का साइन साथ में रहेगा। ये प्लस हो गया लेकिन माइनस का साइन साथ में रहेगा। 41 5 46 और ये प्लस का 30। अब देखिए क्या हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस हो गया मतलब ये इससे घट जाएगा, 46 में से 30 गया, 16 बचेगा। लेकिन साइन काहे का रहेगा, जो संख्या बड़ी है उसका साइन साथ में रहेगा माइनस का। बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, माइनस प्लस वो सही कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, साइन लिखते नहीं कि कौन सा बड़े का साइन है। अब यहाँ पर -46 था, माइनस में से प्लस, वो 30 प्लस का घट जाएगा, लेकिन माइनस का साइन भी साथ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया, एक बचा, लेकिन काहे का, माइनस का। क्यों, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 काहे का है, माइनस है, बड़ी संख्या है, तो इसलिए माइनस का x हो गया। और ये 12 में से 5 गए, 7 हो गया। x बराबर क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर कहीं पर लिखा है 5x प्लस 5x बराबर 25, तो इसका क्या मतलब है, ये इसके गुणे में है, मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 25/5, 5 1 5 55 25 5, x बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब अगर कहीं पर लिखा है जैसे ये लिखा है माइनस का 6x -20 बराबर 5x माइनस का 30 लिखा है। अब देखिए माइनस का 6x, इसको ऐसे लिखेंगे, इधर ये प्लस का 5x है, बराबर के इस तरफ आएगा, काहे का हो जाएगा, -x हो जाएगा। 5x बराबर ये माइनस का 30 है। अब ये माइनस का 20 है इस तरफ, तो इस तरफ क्या आएगा, तो काहे का हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया मतलब जुड़ जाएंगे, 6 5 11x, लेकिन साइन काहे का रहेगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस होता है, वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके साथ साइन हमेशा काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा। अब देखिए इधर क्या हुआ, माइनस का 30 है, प्लस का 20 है, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन साइन काहे का रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 30 बड़ा नंबर है 20 से, इसलिए उसका जो साइन है वो ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस का, इस तरफ माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x बराबर क्या हो गया, 10/11 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ये हो गया x वाले वैल्यू सॉल्व करने का तरीका। अब हम बॉड मास के भी कुछ क्वेश्चन लगाएं, क्यों, क्योंकि बॉड मास के क्वेश्चन से माइनस प्लस का जो साइन है वो क्लियर हो पाएगा। जैसे 10 माइनस का 60 भाग 12 प्लस का 5 गुणे 6 -20। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसको, बड़े को। सबसे शुरुआत किससे होती, सबसे बड़े से। बड़े मतलब सबसे बड़ा साइन भाग का, फिर गुणे का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। 10 माइनस का 60 है, इसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब देखिए 12 और 60 का, क्यों, भाग से पहले होगा, तो 12 पंचे 60, तो यहां पर 60 की जगह क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 गुणे 6 -20, 10 -5 प्लस 6 पंचे 30, अब गुणे का साइन होगा, -20। अब देखिए प्लस प्लस, प्लस का 30 प्लस का 10, क्यों, क्योंकि कोई साइन आगे नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है, 40 हो गया।
-5 -20 माइनस माइनस प्लस 25 हो गया, लेकिन साइन का है क्या रहेगा, माइनस का। 25 में से 25 गया, 40 में से 25 गया 15, लेकिन साइन का है क्या रहेगा, प्लस का, क्यों, 40 प्लस का है, तो आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया क्या, एलसीएम, एचसीएम, फ्रैक्शन, सारी चीज देख ली। बाकी जैसे कोई भी सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आगे हम तुरंत बताएंगे आपको कि उसका बेसिक क्या है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, p बटे q के जो रूप में लिखे हैं वो सारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे हल में, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। शून्य एक परिमेय संख्या है, कैसे, हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन 0/0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जो पूर्णांक कोई भी परिमेय संख्या है उसके बटे में 0 नहीं हो सकता। क्यों, नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं हो सकता, इसलिए 0 क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में क्या है, वैसे तो 3 और 4 के बीच कितनी संख्या है, अपरिमित असंख्य संख्याएं, क्यों, क्योंकि पॉइंट पे जाके 3.1 3.2 3.00 करके ऐसे तुम लिखते हैं क्या हल में, 3 और 4 के बीच असीमित परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन हम 6 पर संख्याएं ज्ञात करना है। बीच की 6 परिमेय संख्या के लिए हम Q बराबर क्या लेंगे, 6 संख्याएं हमें लानी है परिमेय की, तो हम इसका डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 6 + 1 7। अब 3 और 4, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें, 7, लेकिन हमें अंश ऐसा लाना है कि ऊपर हमारा 3 वैल्यू आ जाए, डिनोमिनेटर में कितना है, 7 है। अब ऊपर अगर हम इसका डिविजिबल मल्टीपल लिख दें 21,
अब देखिए 7 से अगर हम 21 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, 3 बराबर हो गया। लेकिन अब हमारे पास ये इसके 7 नंबर हो गए, 3 के 21/7, 3 के बराबर भी हो गए, ये p/q फॉर्म में भी हो गया। अब हमें इसके बीच की संख्या निकालनी है 3 और 4 की, तो हम आगे की संख्याएं जो है 6 लिख लेंगे। आगे की संख्याएं कौन सी होंगी? 3। अब लिखना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। कौन सी हो जाएंगी? 21/7 है, इसके आगे से लेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 28/7, 7 चौक 28। और शुरू कहां से हुई थी? 21/7, 7 या 21। 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं मिल गई। तो इस प्रकार से हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जब भी 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो जो 6 है जो परिमेय संख्या है, तो उसका एक अगला नंबर एक जोड़ के 6 मांगा तो 7, 7 क्या हो गया? q बराबर, मतलब डिनोमिनेटर हर हो गया। अब 7 हमने नीचे रख ली। उसके बाद जिस नंबर के शुरुआत और बीच के जा रहा है, उस नंबर के अनुसार उसका डिविजिबल उसके अंश में लिखना है, ताकि वो बराबर की वैल्यू उसके कटने पर ये वैल्यू आ जाए। उसके बाद आगे के नंबर उनके बीच के ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए बटे में आ गया, 3/5 और 4 के बीच, तो लिखना है 3/5 और के बीच 'असीमित क्या है, लेकिन हम 5 ज्ञात तीन बटे पांच और 4/5। 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको 30/50 लिख दें, अब देखो 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 30, 3/5 बचेगा। अब हमें आगे इसके जाना है 3/5 के आगे, तो ये क्या हो जाएगा? 40/50। इसको ऐसे लिख लो। इसी के बीच की हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या लिखेंगे? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगे? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये क्या हो गई? 5 संख्या हो गई जो 3/5 और 4/5 के बीच हमें ज्ञात करनी थी। ये 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, चौथा। दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है।
प्राकृतिक संख्या कहाँ से जाती है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। ठीक है, तो ये हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 2, 3 कोई भी ऐसे ले सकते हैं। 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह इसका कारण है कि यह प्राकृतिक सही है और ये पूर्ण संख्या है। इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। आपको पता है पूर्णांक क्या है? इंटीजर पूर्णांक माइनस भी होते हैं, पूर्णांक प्लस भी होते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होंगी? जो प्लस में, जैसे 1, 2 तो नहीं, ये क्या है? असत्य है। क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी क्या है? असत्य है। परिमेय संख्या कौन सी होगी? -1/2, -3/2, ये सब, ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे की प्रश्नावली में अगला क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चीज क्या है कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बेसिक को हम समझें, बेसिक पूरी तरीके से उसकी कैलकुलेशन को देखें, ताकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। और हर चैप्टर में हम इतनी कैलकुलेशन हर बार पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो लैक रहा है कक्षा 8 तक पढ़ने में, आपने कहीं नहीं गलती की है और ये गलती अब आगे बढ़ जाएगी, आपके क्वेश्चन में आएगी। आपको कितनी भी मैथ आए, कॉन्सेप्ट आए, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी, आपने सिंप्लीफिकेशन में गलती कर दी, आपका सारा चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको बेसिक पर भी उतना ही ध्यान देना है। जो हमने बोर्ड मास के क्वेश्चन या जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन टाइप बताए हैं, वैसे प्रैक्टिस करने के लिए आप 1-2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन अपने आप लगाएं। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।